मुन्ना सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपको जी मीडिया परिवार को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस मंच पे मुझे मौका दिया अपनी बातों को रखने का। और मैं साथ माननीय उप मुख्यमंत्री दीदी जी, माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी, हमारे सांसद शशि चंद्र दुबे जी का और हमारे पिंटू भाई जी का, एमएलसी साहब का, एवं वाल्मीकि नगर चंपारण की धरती के कोने कोने से आए सभी मेरे भाई एवं बहनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुन्ना जी, और मेरा ये कहना है कि मैं सिर्फ आत्म भारत पे बात करूंगा, क्योंकि मेरे युवाओं को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, एक मंत्र देना चाहता हूं, जिससे मैं बिहार नहीं बल्कि पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनने की बात सपना देखता हूं और सोचता हूं, इस पर काम करना चाहता हूं। इसलिए मैंने एक बिहार संवेदक संघ का स्थापना किया और उससे सारे जितने भी संवेदक हैं, जिसको हम लोग ठेकेदार बोलते हैं, उनको हमने ये बोला कि आप सर्वप्रथम अपने अंदर राष्ट्र की भावना लाइए, क्योंकि हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और राष्ट्र निर्माण का मतलब होता है कि आपके बनाए हुए संरचनाओं पे, रोड हो, पुल हो, घर हो, उसमें सारे लोग चलते हैं और उसमें रहते हैं। अगर उसको गुणवत्तापूर्ण हम बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक समाज की भावना, राष्ट्र की भावना आपके अंदर पैदा लेगा। तो चूंकि हम लोगों के इस चश्मे से देखा जाता है जो ठेकेदार को, कि ठेकेदार गलत काम करता है, ठेकेदार चोरी करता है या गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करता। कुछ लोग ऐसे गुणवत्ता की बात आप करें, मैं आपकी बात रोक रहा हूं। दरअसल तो गुणवत्ता, मैं सवाल एक कर देता हूं, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। गुणवत्ता की बात ऐसी आ जाती है कि जब टेंडर आता है तो कई संवेदक, ठेकेदार गुणवत्ता से समझौता आपको लगता है कि कर लेते हैं कि जब उसकी प्रविष्टि आती है और फिर उसकी वो कीमत कम लगा लेते हैं कि बस जैसे तैसे मेरे को ठेका मिल जाए, उसके बाद जी, उसके बाद तो जैसे तैसे मैं जो है काम कर दूंगा, वो तो देखा जाएगा। क्या आपको लगता है गुणवत्ता से समझौता होता है? इसके लिए पिंटू भाई जी एक्चुअली हमारे भाई समान हैं, और जिनकी बात हो रही थी वो भी हमारे भाई नहीं बल्कि अजीज हैं, हमारे मित्र हैं। क्योंकि जो लोगों को जान बचाने का काम करता है, किसी का हत्या नहीं करवा सकता है। लोगों की सुरक्षा करता है, किसी का ये नुकसान नहीं कर सकता है। ठीक है। और हम लोग वैसे परिवेश से जन्म लिए हैं जो लोगों को साथ लेके चलने के लिए जन्म लिए हैं। और मैं किसी का नुकसान या किसी का हित सोच भी नहीं सकता हूँ, सपना में भी नहीं। क्योंकि मैं जब पहली बार जब वाल्मीकि नगर आया था तो इस वाल्मीकि जी का जो पावन धरती है उसके बारे में मैंने पढ़ा, और पढ़ा ही नहीं बल्कि जब हम उसके गहराई में गया कि एक डाकू, एक समाज का विद्रोह करने वाला व्यक्ति और इसी पावन धरती पे आए, और आए ही नहीं बल्कि उनके लिए स्वयं भगवान नारायण, जिनको नारद हम कहते हैं, वो उनको शिक्षा देने के लिए पहुंचे। क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी प्रतिभा और इतनी सारी उनके अंदर संभावनाएं थी जो इतनी बड़े काव्य को वो रच सकते थे। तो इसके लिए उनका, मैं बहुत किसी लंबा हो जाएगा, बट मैं इतना बताना चाहूँगा कि जब वो वाल्मीकि जी को, क्योंकि और उनका नाम रत्नाकर था, और उन्होंने राजा के सेना नायक थे, और वो किसी दूसरे राजा के साथ लड़ाई करने गए और वहाँ वो विजय प्राप्त किए। तो विजय प्राप्त करने के उपरांत जब वहाँ के सेनाओं के बहु बेटियां और उनकी जो महिलाएं थी, उसके साथ इनके सेना ने दमन का काम किया, व्यवहार किया, उनके चीरहरण किया। तब ये इसका विरोध किए। रत्नाकर जी ने विरोध क्या किया कि मैं सिर्फ लड़ाई लड़ने आया हूं, नहीं कि किसी की बहु बेटी का इज्जत लूटने आया हूं। वहां पे वो अपने जो उनके सेना के उनके सहपाठी थे, सही सेना नायक के साथ थे, उसको उन्होंने सजा देने का काम किया। तो उसके कारण उनका राजा जो है ना वो हटा दिया, बोला कि नहीं, ये तो हमारा सेना को ही विद्रोह करके मार दिया। तो वो राजा से विद्रोह कर लिए, बोले कि नहीं, मेरा जो नीति है, मेरा जो सोच है वो न्याय के लिए है। तब उन्होंने अपने पत्नी और अपने बाल बच्चों और अपने परिवार को पालन करने के लिए वो जंगल में, बीड़ा में जा करके, और चूंकि वो कुछ
कहीं ना कहीं जो चोरी कहिए, उसको डाकू कहिए या जो कहिए, वो करने लगे। तो उसमें एक बहुत बड़े खजाना लेकर के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तो उनको उन्होंने छीनने का काम किया। जब विरोध किया तो चूंकि जब डाकू है ही है तो मार दिए सबको। तो राजाओं ने बोला कि भाई, राजा बोला कि उस जंगल में कोई नहीं जाएगा। और तब वहां जाने के लिए नारद मुनि आए और उनको समझाए कि तुम जो पाप कर रहे हो, तुम जो गलत कर रहे हो, उसको उसकी जो है सहभागिता या उसके लिए बंटवारा तुम्हारे परिवार कर पाएंगे। तो बोले मैं कोई पाप तो करता नहीं हूं, ये आपके नजर में पाप है, मेरे नजर में वो पाप नहीं है। मैं अपना हक के लिए, अपने कर्म के लिए करता हूं। तब जब उन्होंने पत्नी के पास गया तो पत्नी ने साफ बोली कि मैं तुम्हारे पाप का भागीदारी नहीं हूं। तब से उनको ज्ञान आया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जब इस धरती पे मैं आया फर्स्ट टाइम, सुनिएगा क्या वाकया, तो मुझे लगा कि ईश्वर ने अगर कुछ मुझे बड़ा कुछ कार्य करने के लिए भेजा होगा। क्योंकि इस वाल्मीकि नगर में उस वक्त ये ब्रिज बना था जब चारों तरफ जंगल थे, जहां एक संसाधन नहीं था कोई मटेरियल लाने का, उस वक्त यहाँ बना था। और माननीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने इनका यहाँ से आकर के उद्घाटन किए। और फिर जब यहाँ से गए तो उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका शायद बेचारे का स्वर्गवास हो गया। तो ये सारी चीजों को हमने, तो मैं आत्मनिर्भर भारत पे बात करना चाहता हूँ। यहाँ सारे युवाएं हैं और आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे लाइव में बिहार झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश देख रहे होंगे। तो मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि आपके अंदर असीमित संभावनाएं हैं। और ये जान लीजिए कि जो सबसे ऊपर स्थान बना है दुनिया का, जिसको हम बोलते हैं ना कि जो पीएम हो, सीएम हो, बड़ा मुकेश अंबानी हो, जैसे लोग के लिए अगर स्थान बना है तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लिए बना है। उसी का बेटा सबसे ऊपर गया है। ये कोई भी ऐसे राजा का बेटा सबसे ऊपर नहीं गया अभी तक का। जाहिर तौर पर मैं देखिए, अब एक सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा था। दरअसल आपने अपनी बिरादरी को बड़े आसानी से बचा लिया ये कहकर कि बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने जा रहा हूँ जी, मैं उसमें हो सकता है कि मुझे 2 साल 1 साल लगे। नहीं, जैसा आपने कहा कि हम कोई जो बचाने वाला होता है वो मारने के लिए नहीं जाएगा। आपने बिल्कुल साफ गोई से इसको सवाल को, इसीलिए मैं जी, लेकिन अब मैं सवाल करना चाहूंगा लाइफ में मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि किसी का हत्या करूं और किसी के अहित करूं, क्योंकि हो सकता है अगर हम उनसे नहीं बने तो मैं अपना दूसरा रास्ता बदल लूंगा। वही बात है कि मतलब जब अगर कोई काम मिलता है तो उसके साथ पूरा न्याय आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर बात आती है कि न्याय मिलने की, तो आप लोगों का जो काम है, आप भी बहुत जरूरी अंग हैं, क्योंकि सरकार अपने तरफ से सारे काम नहीं करा सकती है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसमें जरूरत क्या पड़ती है? जरूरत यह पड़ती है कि आप लोग आगे आए। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप लोगों को क्या मुश्किलें, क्या दिक्कतें, क्या समस्याएं आ रही हैं इस दौरान काम करने में? मुझे वो स्थान नहीं मिल पाता है जो हम ठेकेदारों को, संवेदकों को जो एक दर्जा मिलना चाहिए, एक सम्मान मिलना चाहिए, उसके लिए दुख है। क्योंकि अन्य अगर हम राज्य में जाते हैं तो वही सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे लोग सेठ जी कह करके बुलाते हैं, बहुत इज्जत से कुर्सी देते हैं, बट बिहार में नहीं मिलता है। इसके मुझे बहुत मलाल है। और मैं उन लोगों से इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं आपका एक अंग हूं, मैं एक वैसा निवेशक हूं जो अरबों रुपया लगा करके आपके सारे कार्य को करता हूं। पता नहीं आप जो बजट बनाते हैं उसके पैसे नहीं होता है, लेकिन हम अपने पैसा लगा करके आपका रोड बना देता हूं, ब्रिज बनाता हूं, आपके मकान बनाता हूं। और दिक्कत परेशानी किस तरह की आती है, किस तरह की अड़चनें आती हैं? कब मेरा भुगतान होगा? अभी इस मार्च की महीने में ये इतिहास का पहला ऐसा मार्च था जब आवंटन मिलने के बाद, आवंटन हम लोगों को मिला, चूंकि जल जीवन हरियाली के बहुत हमारे भाई बंधु यहाँ पे जो सुन रहे होंगे, ठेकेदार होंगे, चूंकि वो माइनर इरिगेशन का 2 साल पहले के पाठक यहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने टेंडर निकाला और वो सारे काम करवाने के उपरांत 2 सालों से पैसा नहीं मिला था साहब। उसके लिए हमने कई जगह आवाज उठाया, तो उनका आवंटन मार्च महीने में गया और ट्रेजरी ने उसको रोक लगा दिया कि कहीं भुगतान नहीं हुआ। जो हो सकता है कि उनके घर में होली अच्छे से नहीं मनेगी, क्योंकि उनको बहुत लोगों का भुगतान करना होगा, बहुत लोगों का तगादा जो आ रहा था उसको मार्च में देने के लिए उम्मीद किए होंगे, उनको नहीं हो पाया। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब चीज हमारे सेक्टर से नहीं बात करना है, मुझे बात करना है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार की मैं बात करूं। ITI हर जिले में सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, स्किल लेबर यहाँ पर, या कहें कि स्किल वर्कर तैयार किया है, तो उसका क्या सहयोग क्या मिल रहा है और कैसे आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? उस शक्ति का इस्तेमाल आप कैसे कर पा रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कि एक रिपोर्ट बनाती है इंडिया में, जिसको हम इंडिया नहीं लगता है कि ये इसको बोलते हैं हम लोग, एक सर्वे होता है इसका, एक थोड़ा सा मिस कर रहा हूं मैं,
हाँ, ASER मतलब एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट। ये बताता है 2017 का रिपोर्ट में कि हमारे 83% टेक्निकल जो हमारे नौजुवक हैं वो एलिजिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए। सोच लीजिए, जो हम इंजीनियर बनते हैं या हम कोई भी ऐसे कोर्स करते हैं, MBA करते हैं, या जो 83% तो है ही नहीं जो एलिजिबल, जो कोई नौकरी ले सकते हैं। मन उनको जो शिक्षा दी जाती है उस कैटेगरी का नहीं है। जैसे हम अन्य अगर कंट्री में जाते हैं, अमेरिका गए, जापान गए या ऑन चाइना गए, वहां पर हर स्टूडेंट को शिक्षा किस लिए कर रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि आपका पर्पस क्या है पढ़ाई का, ये सारी चीजों को बताया जाता है। तो हमको अब जो भी IIT में या ITI में या मेडिकल में जितने भी स्टूडेंट पढ़ के निकले, मैं चाहता हूं अपने संवेदक बंधु के माध्यम से, क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार में जितने भी लगभग 50,000 संवेदक का हमने आकलन किया है, कि उनके द्वारा एक कार्यशाला का तैयार किया जाए और वो लोग जितने भी टेक्निकल लोग हैं उनको हम लोग कार्यशाला में, वर्कशॉप में एक ट्रेनिंग दे करके और सबको रोजगार दें। क्योंकि हो क्या रहा है ना कि बाहर के बहुत बड़े बड़े कंपनियां हमारे बिहार में आ रही है, जिसके चलते वो बाहर के सारे एसेट, सारे एम्प्लॉय मैन पावर लेके आते हैं। तो अगर हम लोग अपने आप पे आत्मनिर्भर जब बिहार बन जाएंगे, तो यहाँ के जितने भी वर्कर हैं जो देखे होंगे लाखों लाख पलायन करके कोरोना काल में वापस आ रहे थे, मैं उनके लिए प्रयास करूंगा। और खास करके सारे संवेदक बंधु और जितने भी यहाँ छोटे मोटे रोजगार करते हैं, चाहे तो दुकान चला रहे हो या छोटे मोटे कोई भी व्यवसाय चला रहे हो, वो अपने अब मूल की तरफ चलिए। मैं बताता हूं, आपको बताना चाहता हूं, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसके बारे में हो सकता है नहीं जानते होंगे। एक 1835 में, मैंने सोचिए आपके भारत का क्या अतीत, मैंने गौरवशाली अतीत रहा था। मैंने 1835 में मैकोले ने अपने लंदन में अपने संसद में ये रिपोर्ट दिया था, वो आज भी है उसके संग्रहालय में, आप जाएंगे या आप देखेंगे यूट्यूब पे तो बताएगा कि आपका बिहार ही नहीं पूरे भारत की बात बताता है कि लगभग 100% हम लोग शिक्षित थे, लिटरेट थे, और हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं था। तो ये सारी व्यवस्था आपका ध्वस्त कौन किया? जो आपके यहाँ आया, आकर के आपके जो अंग्रेज ने आपको गुलाम बनाया, सारा चीज था। तो अब हम लोगों को ये करना है कि फिर से मूल के हम लोगों को मूल के तरफ चलना है। और गांव में टेक्निकल के साथ, माने तकनीक के साथ गांव जाना है, और वहां पे गांव के खेतों में क्या हम बेहतर कर सकते हैं, वहां क्या हम बेहतर रोजगार के लिए हम बिल्कुल, रोजगार ही आज की तारीख में बहुत जरूरी है। हमारे बिजनेसमैन को, हमारे भाइयों को वहां पे चलना पड़ेगा गांव की ओर, और वहां से शुरू करना पड़ेगा। जाहिर तौर पर मुन्ना सिंह, जाकर के हम सभी को रोजगार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, और गांव की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।